हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे आप सभी लोग, आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही है बच्चों। तो जैसे कि आपको पता है हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शुरू किए हुए बच्चों 12th स्टैंडर्ड के लेक्चर्स, सही है, और बहुत जल्द खत्म भी होने वाले हैं। आपके लाइव रिविजन भी शुरू हो गए हैं, सही है। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग इस चैनल पे कर रहे हैं आप सभी बच्चों के लिए, ताकि आपका जो स्कोर है बोर्ड एग्जामिनेशन में वो अच्छा हो सके, सही है। तो आप सभी बच्चों को लाइव रिवीजन भी देखना है, लेक्चर्स भी साइड बाय साइड देखने हैं। जो भी आपको डाउट्स होते हैं वो डाउट्स भी आपके हम सॉल्व करवाएंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में मोस्टली जिस चैप्टर से रिलेटेड, वो भी हम बच्चों आप लोग को सॉल्व करवा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें बच्चों हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हो रही है, सही है। तो इस चैनल को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना है, रेगुलरली अपडेटेड रहो। बहुत सारी चीजें हम अपलोड कर रहे हैं हमारे चैनल के ऊपर, समझ में आई बात, ठीक है। हम लोगों ने बच्चों शुरू किया हुआ एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर, दैट इज नथिंग बट अवर कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, सॉरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सही है। जहां पे ऑलमोस्ट 8 लेक्चर, ठीक है, 8वां लेक्चर है ये, ऑलमोस्ट 7 लेक्चर बच्चों हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे अपलोड किया हुआ है, सही है। तो अगर आपने इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके उन लेक्चर्स को देखिए, क्योंकि डायरेक्ट इसके ऊपर जंप करना बच्चों सही बात नहीं है। आपको चीजें पहले से समझनी पड़ेगी, कौन सा टॉपिक चल रहा है, कौन सी चीजें हम लोग समझ रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें पहले आपको समझनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी, एंड देन आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हो, आगे फॉरवर्ड पढ़ सकते हो, ठीक है, समझ में आई, ओके। अगर आपको स्लो लगता है तो मैंने पहले भी बोला है बच्चों, आप लोग स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो, 1.5 1.75 जितना जो भी आपको सुटेबल लगता है आप स्पीड को इंक्रीज करके देख सकते हो, ठीक है, चलेगा। सो बच्चों शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। देखो इसके पहले हम लोगों ने स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ा है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर जितने भी सिस आइसोमेरिज्म, ट्रांस आइसोमेरिज्म, वो सब कुछ डिटेल में हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में डिस्कस किया था, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। नहीं देखा तो आप जाके देख लेना, एक बार देख लेना जाके, नहीं देखा हो तो। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में भी टोटल 4 टाइप्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 4 टाइप्स होते हैं बच्चों स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के, एंड देन वी विल जंप टू वीबीटी, है ना, ठीक है। उसके बीच में एक टॉपिक है शायद स्टेबिलिटी का, कि कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन होगी, कौन से फैक्टर्स उस पर इन्फ्लुएंस करेंगे, वो भी एक टॉपिक है। और उसके बाद हम लोग वीबीटी एमओटी सॉल्व करेंगे और हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म, ठीक है, चलेगा। सो बच्चों शुरू करते हैं। और एक बात, अगर आपको कोई भी डाउट होता है बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, तो बच्चों आप आ सकते हो बच्चों मेरे इंस्टाग्राम पे, ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है। कोई भी डाउट होता है आप आकर मुझे मैसेज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, चलेगा। चलो आज बात करते हैं बच्चों। देखो ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ी थी। मैंने आपको समझाया था कि आखिरकार आइसोमर क्या होते हैं। एक क्विक रिवीजन ले लो, आइसोमर का मतलब क्या होता है बच्चों। देखो एक क्विक रिवीजन मैं आपको दिला देता हूं। व्हाट इज मीन बाय आइसोमर। आइसोमर बच्चों ऐसे कंपाउंड्स हैं, ठीक है, आइसोमर ऐसे 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, सेम टाइप्स के एलिमेंट्स होंगे। मतलब अगर एक कंपाउंड में क्लोरीन है तो दूसरे मॉलिक्यूल में भी क्लोरीन होगा, एक मॉलिक्यूल में अमोनिया है तो दूसरे में भी अमोनिया ही प्रेजेंट होगा, बट हैविंग द डिफरेंट अरेंजमेंट इन द स्पेस। इस जो अरेंजमेंट है, जो ज्योमेट्री है बच्चों, दैट कैन बी चेंज, समझ रहे हो। या तो ज्योमेट्री चेंज हो सकती है, या तो उनके बीच की बॉन्डिंग चेंज हो सकती है। कभी जो आपका कोबाल्ट है, जो आपका मेटल है, वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, कभी वो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। सो बॉन्डिंग चेंज हो सकती है, अरेंजमेंट चेंज हो सकते हैं, बट कौन सी चीज चेंज नहीं होगी। एक तो भाई उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वही का वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा। और दूसरे एलिमेंट्स चेंज नहीं होंगे, जो एलिमेंट्स एक कंपाउंड में है वही एलिमेंट्स दूसरे कंपाउंड में भी रहेंगे। ऐसे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते थे बच्चों, आइसोमर। मैंने आप लोग को एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक एग्जांपल लेके बच्चों समझाया था, इथाइल अल्कोहल डाइथाइल ईथर का, ये आप लोग देख लेना, ठीक है। लास्ट वाले लेक्चर में सब कुछ डिटेल में समझाया हुआ है, ओके बच्चों। हम लोगों ने मैंने आप लोगों को बताया था कि आइसोमर बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बच्चों आपका स्टीरियो आइसोमर, सही है, और एक होता है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर, इसी को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर भी बोलते हैं, सही बात है। और आज का जो मेन टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है पूरा का पूरा, वो इसके ऊपर बेस्ड है, समझ रहे हो, इसके ऊपर बेस्ड है बच्चों, कि आज हमें पढ़ना है बच्चों टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के ऊपर। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे। स्टीरियो आइसोमर ऑलरेडी हम लोगों ने लेक्चर नंबर 6 में, लेक्चर नंबर 7 में पूरा का पूरा डिटेल्स में स्टडी किया है। तो जिन बच्चों को भी पढ़ना है पढ़ लेना वहां पे जाके, ठीक है, चलेगा। आ जाओ बच्चों, शुरू करते हैं बच्चों हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से। अब देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, पहले आप वो जान लो, ठीक है, यहीं पे जान लो, यहां पे मैंने समझाया हुआ था ऑलरेडी। देखो
मैंने आपको बताया था बच्चों कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में ऐसे ग्रुप ऑफ कंपाउंड होंगे जहां पे लिंकेज कैन बी डिफरेंट। देखो यहां पे मैंने लिखा हुआ है लिंकेज कैन बी डिफरेंट, मतलब आपका एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से लिंक है किसी एक स्ट्रक्चर में, लेकिन किसी दूसरे स्ट्रक्चर में आपका वो कंपाउंड किसी अलग कंपाउंड से लिंक होगा। उस कंपाउंड में मॉलिक्यूल सेम होंगे। मैं आपको दिखाता हूं यहां पे, देखो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मान लो यहां पे ए बी सी डी ऐसा कोई कंपाउंड है जहां पे एक कंपाउंड है ए, एक कंपाउंड है बी, एक कंपाउंड है सी और एक कंपाउंड है डी। सही है। और इन दिस सिचुएशन आपका ए किसके साथ लिंक है बच्चों? बी के साथ लिंक है। बी किसके साथ लिंक है? सी के साथ लिंक है। और सी आपका किसके साथ लिंक है? डी के साथ लिंक है। ये आपका एक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल हो गया, मान लो फॉर एग्जांपल टाइप 1, एक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। फिर वही बच्चों जो दूसरा टाइप ऑफ मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर क्या होगा? देखो इसके पास भी ए है, इसके पास भी बी है, इसके पास भी सी है, इसके पास भी डी है। पर अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो इनका लिंकेज डिफरेंट हो चुका है। यहां पे आपका जो ए था वो बी मॉलिक्यूल के साथ लिंक था। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, पढ़ेंगे इसके भी एग्जांपल आगे चल के हम लोग, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। इस कंडीशन में क्या है, देखो आपका जो ए है वो बी के साथ ना लिंक होकर बच्चों वो सी के साथ लिंक हो रहा है, ठीक है। ए के आपका जो ए है वो यहां पे बी के साथ लिंक था, पर यहां पर किसके साथ लिंक है बच्चों? सी के साथ लिंक हो रहा है। सिमिलरली अगर आप यहां पे देखो तो आपका बी सी के साथ लिंक था, यहां पे भी आपका बी सी के साथ लिंक है। बहुत अच्छी बात है, चलो हो गया, ये सिमिलरिटी हो गई। यहां पे आपका सी किसके साथ लिंक था बच्चों? डी के साथ, पर यहां पे बी आपका डी के साथ लिंक है, मतलब यहां पर भी एक चेंजेस हो गए। यहां पे एक चेंजेस, यहां पे एक चेंजेस, समझ रहे हो? तो इस कंपाउंड में भी एलिमेंट सेम है। अगर एलिमेंट सेम है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। पर कैसे आइसोमर है बच्चों? ऐसे आइसोमर है जहां पे लिंकेज क्या है? डिफरेंट, बट ज्योमेट्री विल बी सेम। इसकी ज्योमेट्री चेंज नहीं होती। अगर ये प्लेन में है तो दूसरा कंपाउंड भी इन द प्लेन ही होगा, कोई अबव द प्लेन बिलो द प्लेन नहीं जाएगा। यहां पे ज्योमेट्री हमेशा सेम होगी, पर क्या डिफरेंस होगा बच्चों? लिंकेज का। क्या डिफरेंस होगा बच्चों? लिंकेज का। और जब मैंने आपको ये वाला स्ट्रक्चर पढ़ाया था यहां पे स्टीरियो आइसोमर, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बताया था बच्चों कि यहां पे लिंकेज सेम रहती है। मतलब अगर आपका ए बी से लिंक है तो बी आपका सी से लिंक है और सी आपका डी से लिंक है, तो दूसरे कंपाउंड में भी लिंकेज भी सेम रहेगी। मतलब आपका ए बी से ही लिंक होगा, बी सी से ही लिंक होगा, सी डी से ही लिंक होगा, पर यहां पर ज्योमेट्री चेंज हो जाती थी। सही बात है। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपाउंड में आपका जो सी, देखो यहां पे सी डी से लिंक है तो ये बिलो द प्लेन है, किसी में ये अबव द प्लेन हो जाता था। समझ लो, लिंकेज सेम कंपाउंड की है पर यहां पर ज्योमेट्री चेंज हो जाती थी। तो ये हम लोग ने पढ़ा था स्टीरियो आइसोमर में। पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये चीज किसके अंदर बच्चों? अलग चीज पढ़ने वाले, दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमर में। समझ में आई बात? तो अगर आपको ये चाहिए, अगर आपके पास ये नहीं है तो इस पेज का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया? ओके, चलिए बात करते हैं बच्चों स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में टोटल 4 टाइप्स हैं। सबसे पहला जो टाइप है बच्चों वो है आपका लिंकेज आइसोमर। सबसे पहला जो टाइप है बच्चों वो है आपका लिंकेज आइसोमर। नाउ व्हाट इज मीन बाय लिंकेज आइसोमर? सुनिए, ऐसे ग्रुप ऑफ कंपाउंड, देखो ऐसा यू कैन से ऐसे टाइप ऑफ आइसोमर बच्चों जिसमें दो अलग अलग टाइप के डोनर एटम प्रेजेंट है। दो अलग अलग टाइप के डोनर एटम प्रेजेंट है जो लिंक हो सकते हैं किसके साथ? आपके मेटल, सेंट्रल मेटल एटम के साथ, ठीक है। सो इसका डेफिनेशन आप कह सकते हो या फिर किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करोगे आप? सो द कॉम्प्लेक्स का स्पेलिंग गलत हो गया यार, कोई बात नहीं। द कॉम्प्लेक्स ऑफ these isomer have a ligand, you can say have a ligand which can bind to central metal atom, or you can say ion, in different ways और different bonds। समझ रहे हो मैंने क्या बोला? अब ऐसा कुछ मैंने आपको पहले सिखाया है। अगर आपने लेक्चर देखा होगा, कौन सा मेरे को याद नहीं आ रहा, वहां जहां पे मैंने टाइप्स ऑफ लिगेंड सिखाया था बच्चों आप लोग को, तो वहां पे मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि देयर इज अ वन टाइप ऑफ लिगेंड जो
एक ही कंपाउंड है, एक ही लिगेंड है बच्चों, वो पर दो अलग अलग तरह से लिंक हो सकता था, ठीक है, जिसे हम क्या कहते थे, अगर आप याद करो अच्छे से बच्चों, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते थे बच्चों एम्बीडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड, ठीक है। तो मैंने वहां पे बच्चों आप लोगों को एग्जांपल दिया था, आई गेस, अब मुझे याद है, वहां पे मैंने आप लोगों को एम्बीडेंटेड लिगेंड सिखाया था, व्हाट इज मीन बाय एम्बीडेंटेड लिगेंड। ऐसे लिगेंड्स बच्चों जो अलग अलग वे से, अलग अलग तरीके से, सेम लिगेंड है पर अलग अलग तरीके से वो क्या कर सकते हैं, किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बना सकते हैं, किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के साथ वो क्या कर सकते हैं बच्चों, बॉन्ड बना सकते हैं। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका NO2 यानी नाइट्रो ग्रुप, NO2 इज बेस्ट एग्जांपल। इस कंडीशन में क्या होता है बता बच्चों, देखो आपका जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास भी दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। मैं इस NO2 को कुछ इस तरीके से बना सकता हूं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कुछ इस तरीके से बना सकता हूं, ठीक है। इस नाइट्रोजन के पास है बच्चों एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन के पास है दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे और यहां पे, समझ रहे हो। तो कभी कभी ऐसा होगा, मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी एक मेटल है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक मेटल है, ठीक है, देखो थोड़ा सा इसको डिवाइड करते, थोड़ा सा स्पेस ले लेते। तो कोई भी एक मेटल है बच्चों, कोई ऐसा यू कैन से ऐसा मेटल होगा, ठीक है, ऐसा मेटल होगा या फिर ऐसा एक कंपाउंड होगा जहां पे एक कंपाउंड आइसोमर, जो आपका मेटल है वो आपका नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, सो इट इज वन टाइप ऑफ कंपाउंड। और कोई दूसरा कंपाउंड होगा जहां पे आपका ऑक्सीजन इस मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, समझ में ये बात, ठीक है। तो आपका लिगेंड सेम है, पर कहीं कहीं पर बच्चों आपका N मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है, कहीं कहीं पे आपका ऑक्सीजन मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है। ये दोनों अलग अलग सिनेरियो है। मान लो ये आपका कंपाउंड नंबर 1 है और ये आपका कंपाउंड नंबर 2 है, समझ लो, मान लो ये आपका कंपाउंड नंबर 1 है और ये आपका कंपाउंड नंबर 2 है। तो ऐसे आइसोमर को हम कहते हैं बच्चों लिंकेज आइसोमर। ऐसे आइसोमर को हम क्या कहते हैं बच्चों, लिंकेज आइसोमर। अ कॉम्प्लेक्स ऑफ दीज आइसोमर हैव लिगेंड्स व्हिच कैन बाइंड टू अ सेंट्रल मेटल एटम इन डिफरेंट वेज। मतलब दो अलग अलग तरीकों से या फिर दो से ज्यादा अलग अलग तरीकों से अगर कोई बाइंड हो रहा है किसी सेंट्रल मेटल एटम से, तो हम ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स को हम कौन सा आइसोमर कहते हैं बच्चों, लिंकेज आइसोमर। समझ में आ गया, ठीक है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, इसका एक एग्जांपल ले लो, ठीक है। CO NH3 5 times NO2, दिस इज वन टाइप ऑफ कंपाउंड, ठीक है, दिस इज वन टाइप ऑफ कंपाउंड। अगर इस कंपाउंड में आप देखो तो इस कोबाल्ट के साथ 5 आपके अमोनिया ने बॉन्ड बनाया हुआ है और एक NO2 ने बॉन्ड बनाया हुआ है। और इस कंपाउंड में इस कोबाल्ट के साथ बॉन्ड बनाता है आपका नाइट्रोजन। कौन बॉन्ड बनाता है बच्चों, नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है। मतलब नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करता है, कोबाल्ट को डोनेट करता है, जिसकी वजह से इनके बीच में अपना कॉम्प्लेक्स वाला बॉन्ड बनता है, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है इसके बीच में, ठीक है। इसी प्रकार से बच्चों मान लो मेरे पास एक दूसरा कंपाउंड है, CO NH3 5 टाइम्स और ONO, ये ONO, ठीक है। अब इस कंपाउंड में देखो बच्चों, क्या आपके अलग अलग एलिमेंट्स है, बताओ। जितने एलिमेंट्स इसमें हैं उतने ही एलिमेंट्स इसमें हैं, सही बात है। जितना मॉलिक्यूलर वेट इसका होगा उतना ही मॉलिक्यूलर वेट इसका भी होगा। मतलब दोनों ही एक दूसरे के आइसोमर हैं, पर यहां पे लिंकेज में फर्क है। यहां पे ये जो कोबाल्ट था बच्चों, ये इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा था, पर इस कंडीशन बच्चों आपका जो कोबाल्ट है वो इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ना कि नाइट्रोजन के साथ। समझ में ये बात, ठीक है। तो दोनों ही कंपाउंड सेम है, सेम इन द सेंस दोनों ही कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और दोनों ही कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट यू कैन से, और यू कैन से एलिमेंट्स, टाइप्स ऑफ एलिमेंट सेम है, पर दोनों अलग अलग कंपाउंड है। दैट्स व्हाई इन ऐसे कंपाउंड्स को हम कहेंगे बच्चों लिंकेज आइसोमर, लिंकेज आइसोमर। प्लीज बच्चों इसे नोट कर लीजिए, प्लीज इसे नोट कर लीजिए। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई हो, ठीक है। ठीक है, ओके।
समझ में आ गया? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो इफ यू वांट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, समझ में आ गया? चले आगे। ओके, अगला टाइप है बच्चों आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन आइसोमर। आयोनाइजेशन आइसोमर में क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, जरा सुनिए ध्यान से, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, सुनिए। यहां पे होगा बच्चों एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स, यहां पे होगा एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन आयोनाइजेशन स्पीयर एंड कोऑर्डिनेशन स्पीयर। अब ये दो वर्ड आप लोगों ने पहले से सुने हुए हैं, मुझे पता है। कोऑर्डिनेशन स्पीयर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन स्पीयर बच्चों, कोऑर्डिनेशन स्पीयर क्या होता है, ये बातें ऑलरेडी हो चुकी है जब स्टार्टिंग के लेक्चर्स हो रहे थे ना, उस समय बच्चों मैंने आप लोगों को कोऑर्डिनेशन स्पीयर पढ़ाया था। क्या होता है, जब भी आप किसी भी कंपाउंड को, किसी भी कॉम्प्लेक्स को आप ऐसे ब्रैकेट्स में लिखते हो, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हो, तो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स को आप क्या कहते हो बच्चों? कोऑर्डिनेशन स्पीयर। सही बात है, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स को आप क्या कहते हो? कोऑर्डिनेशन स्पीयर। और आयोनाइजेशन स्पीयर मतलब क्या होता है? जो इस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर आयंस लगे हुए हैं, दैट इज नथिंग बट योर आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन स्पीयर। सही बात है, जो इसके ऊपर स्क्वायर, जो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन स्पीयर। अब अगर मैं बात करूं बच्चों इसके डेफिनेशन की, क्या डेफिनेशन होगा इसका? These isomer formed by the exchange of ligand, these isomer formed by exchange of ligand between किसके किसके बीच में बच्चों? between coordination sphere and ionization sphere। समझ में आई बात? समझ में आई बात? क्या है डेफिनेशन से आपको, मेरे को लग रहा है थोड़ा बहुत समझ में आओगे, थोड़ा बहुत अभी नहीं समझ में आओगा, समझा दूंगा, एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है पहले उसे पढ़ लो। क्या लिखा है मैंने उसे पढ़ लो बच्चों। दीज आइसोमर, ये जो आइसोमर है, आयोनाइजेशन आइसोमर है, इसमें होता क्या है, ये किस प्रकार से बनते हैं बच्चों? एक्सचेंज ऑफ लिगेंड। हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों? लिगेंड्स का एक्सचेंज करवा रहे हैं। लिगेंड्स को क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब यहां का लिगेंड यहां, यहां का लिगेंड यहां। किसके किसके बीच में बच्चों? कोऑर्डिनेशन स्पीयर के बीच में। कोऑर्डिनेशन स्पीयर के अंदर जो लिगेंड है और आयोनाइजेशन स्पीयर के अंदर जो लिगेंड है, उसका एक्सचेंज करवा रहे हैं। ठीक है, उसका हम लोग क्या करवा रहे हैं? एक्सचेंज करवा रहे हैं। उनके बीच का एक्सचेंज को हम लोग क्या कहेंगे? दैट इज नथिंग बट आयोनाइजेशन आइसोमर। अब किस प्रकार से होता है देखो, मान लो एक एग्जांपल है बच्चों, मान लो फॉर एग्जांपल यहां पे है मेरे पास मेटल, फॉर एग्जांपल एक ये मान लो आपका कोऑर्डिनेशन स्पीयर। कोऑर्डिनेशन स्पीयर के अंदर बच्चों मेटल के पास मान लो है मेरे पास L1, ये मैंने कोई भी लिगेंड का नाम दे दिया, L1 दे दिया। ठीक है, और आपका कोऑर्डिनेशन स्पीयर खत्म हो गया। तो कोऑर्डिनेशन स्पीयर के अंदर कौन सा लिगेंड है बच्चों? L1 लिगेंड है। और इस कोऑर्डिनेशन के स्पीयर के बाहर जो चीज प्रेजेंट होगी वो आपका आयोनाइजेशन स्पीयर है, मतलब जो आपके आयंस प्रेजेंट होते हैं। अगर उनको निकाल दोगे तो आयंस लग जाएंगे ना। मान लो यहां पे प्रेजेंट है L2, ठीक है, मान लो यहां पे लिगेंड प्रेजेंट है L2, तो ये एक टाइप ऑफ कंपाउंड है। अगर मैं क्या करूं, इस आयोनाइजेशन स्पीयर के यहां पे जो लिगेंड है उसको मैं यहां डाल दूं और इस वाले लिगेंड को बाहर निकाल दूं, समझ रहे हो? तो यहां पे एक और प्रकार का कंपाउंड बन सकता है, जैसे आपका मेटल, दिस इज द मेटल। ठीक है, मैंने क्या किया, कोऑर्डिनेशन स्पीयर के अंदर L2 डाल दिया और बाहर मैंने L1 डाल दिया, समझ रहे हो? तो यहां पे आप कह सकते हो कि मैंने क्या करवाया है? एक्सचेंज ऑफ लिगेंड करवाया है। जो कोऑर्डिनेशन स्पीयर के अंदर जो लिगेंड था उसको मैंने बाहर डाल दिया आयोनाइजेशन स्पीयर में, मतलब अगर ये निकलेगा तो आयन सी बनता है ना, इसलिए इसको आयोनाइजेशन स्पीयर बोलते हैं। और जो आयोनाइजेशन के अंदर वाला स्पीयर था, सॉरी लिगेंड था, उसे मैंने किस में डाल दिया बच्चों? आपके कोऑर्डिनेशन स्पीयर में डाल दिया, समझ रहे हो? ठीक है, सो दिस इज जनरल एग्जांपल। इस टाइप के कंपाउंड्स को आप क्या कहोगे? ऐसे टाइप के आइसोमर्स को आप क्या कहोगे? आयोनाइजेशन आइसोमर। ठीक है, समझ में आई बात? इसका एक एग्जांपल ले लो, इसका एक अच्छा एग्जांपल ले लो। एग्जांपल सुनो, मान लो मेरे पास ये है,
5 टाइम्स Cl2, ऐसा कुछ कंपाउंड। तो इसका आइसोमर क्या होगा ये बताओ। ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये किस प्लेस पे है बच्चों, आयोनाइजेशन स्फीयर के प्लेस पे है। तो यहां पे चेंजेस कैसे होंगे, ये आपका CO यानी मेटल, ठीक है। अंदर कौन आ जाएगा, अब आप ही बताओ, देखो अब आप ही बताओ अंदर कौन आ जाएगा बच्चों, NH3 अंदर आ जाएगा, जो आपका NH3 है वो अंदर आ जाएगा, Cl2 आपका क्या हो जाएगा, बाहर। तो यहाँ पे आपका Cl2 बाहर, और यहाँ पे बच्चों आपका NH3 5 टाइम्स आयोनाइजेशन स्फीयर में, ठीक है। NH3 5 टाइम्स आयोनाइजेशन स्फीयर में चला जाएगा। समझ में आई बात, समझ में आई बात। या फिर आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, ऐसा ही एक और एग्जांपल ले सकते हो, CO मान लो SO4, ठीक है, और मैंने बाहर लिख दिया Cl2, ऐसा एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। ये ज्यादा अच्छा एग्जांपल है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये आपका आयोनाइजेशन स्फीयर के जगह पे है, ये किसके अंदर है, आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। तो इसका जो आइसोमर है वो कैसा होगा, CO, अंदर आएगा बच्चों आपका Cl2, और बाहर चला जाएगा आपका SO4। क्लियर है। इस टाइप ऑफ आइसोमर्स को हम क्या कहते हैं, इस टाइप ऑफ आइसोमर को हम कहते हैं आयोनाइजेबल। ये ना आयोनाइजेबल, ये ना आयोनाइजेशन है, आयोनाइजेशन स्फीयर। ओके ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों इसका, इसे फटाफट नोट कर ले, फिर हम लोग बढ़ेंगे बच्चों अपने थर्ड टाइप ऑफ आइसोमर की तरफ, दैट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमर, ठीक है। बहुत ही इजी है वो भी। ले लिया स्क्रीनशॉट, बताओ ले लिया, हो गया, ओके ओके ठीक है। चलो आगे बात करें। अच्छा ये भी ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, कहाँ गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। डेफिनेशन भी लिखा करो, बिना डेफिनेशन के कुछ भी मत किया करो, ठीक है। ओके ठीक है, हो गया, ठीक है। चलो आगे बात करें, आगे बात करें बच्चों। अगला क्या है, अगला कौन है मेरे पास, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सॉरी कोऑर्डिनेशन आइसोमर। कोऑर्डिनेशन आइसोमर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर क्या है, देखो लास्ट टाइम पे क्या था बच्चों जो हम लोग ने पढ़ा अभी, आयोनाइजेशन आइसोमर। यहां पे क्या है बच्चों, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। अब देखो कोऑर्डिनेशन है, सही बात है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, जो बॉक्स होता है, मान लो एक बॉक्स यहां पे है और एक बॉक्स यहां पे है, तो ये एक टाइप ऑफ कंपाउंड है, ये एक टाइप ऑफ कंपाउंड है। फॉर एन एग्जांपल ये एक टाइप ऑफ कंपाउंड है, ये एक टाइप ऑफ कंपाउंड है। तो अगर दो अलग अलग टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स के अंदर इंटरचेंज हुआ, तो अगर दो अलग अलग कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स के अंदर इंटरचेंज हुआ, तो उसे आप क्या कहोगे, ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे आइसोमर्स को आप क्या कहोगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमर, ठीक है। ऐसे टाइप ऑफ कंपाउंड को आप क्या कहोगे बच्चों, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। तो इसका डेफिनेशन कैसे बनेगा, इसका डेफिनेशन ऐसे होता है बच्चों, उसमें एक्चुअली हमेशा ना, अगर मान लो ये आपका एक स्फीयर है और ये आपका दूसरा स्फीयर है, दो आपके अलग अलग कंपाउंड है, तो इसमें से एक आपका कटायनिक होगा, एक आपका क्या होगा, कटायनिक, और एक आपका क्या होगा, अनायनिक। बिकॉज स्टेबिलिटी तो भी तो चीज होती है, स्टेबिलिटी तो भाई कुछ चीज होती है ना। तो दोनों अनायनिक दोनों कटायनिक स्टेबल नहीं होंगे, एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, अपोज करेंगे एक दूसरे को। तो इसलिए एक आपका कटायनिक होगा और एक आपका अनायनिक होगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन कैसे होगा बच्चों, दीज लिगेंड्स, या फिर नहीं, दीज आइसोमर्स आर formed by the interchanging between two coordination sphere having cationic and anionic property in a complex। समझ में आई बात, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है बच्चों, कुछ भी नहीं। मान लो ऐसा कोई कंपाउंड है, ये आपका एक मेटल है
और इसके अंदर एक लिगेंड है, लिगेंड L1, ठीक है। ये आपका मान लो कटायनिक या अनायनिक है। दूसरा है बच्चों आपका मेटल, यहाँ पे है आपका L2 लिगेंड, ठीक है। तो ये आपका एक टाइप ऑफ कंपाउंड है। दूसरे कंपाउंड में आप कुछ भी नहीं करोगे, दूसरे कंपाउंड में आप कुछ भी नहीं करोगे बच्चों, सिंपल करोगे। यहाँ पे रहेगा M, ये पहला वाला M, मान लो इसको भी मैंने नाम दे दिया M1, इसको M2 दे दिया। तो पहला वाला M1 रहेगा, पर इसके साथ आ जाएगा L2, मतलब ये वाला जो लिगेंड है वो इस वाले में चला गया और ये वाला जो लिगेंड है वो इस वाले में चला गया। मतलब किसके किसके बीच में एक्सचेंज हो रहा है बच्चों? दो अलग अलग कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। किसके किसके बीच में एक्सचेंज हो रहा है बच्चों? दो अलग अलग कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच में चेंजेस हो रहा है, हैविंग द कटायनिक अनायनिक प्रॉपर्टी इन द कॉम्प्लेक्स। समझ में ये बात, ठीक है। तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे L2 बन जाएगा और यहाँ पे M2 था, मतलब आपका दूसरा मेटल था, और यहाँ पे आ जाएगा L1। बस इतना ही होगा, क्लियर है? बस इतनी ही चीजें होंगी। आ जाओ, इसका भी एक एग्जाम्पल देख लो। कैसा एग्जाम्पल है बच्चों? देखो, ठीक है। मान लो बच्चों है मेरे पास CO NH3 6 टाइम्स, इसी के साथ लगा हुआ है क्रोमियम CN 6 टाइम्स। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखो तो दो मेटल है, एक आपका क्रोमियम है, सॉरी एक आपका कोबाल्ट है और एक आपका क्रोमियम है। कोबाल्ट के साथ कौन जुड़ा हुआ है? आपका अमाइन जुड़ा हुआ है, सॉरी अमोनिया जुड़ा हुआ है, यू कैन से अमाइन भी बोल सकते हो इसको। और यहाँ पे आपका साइनाइड जुड़ा हुआ है, सही है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर में होगा क्या बच्चों? कुछ भी नहीं होगा, बस इस पोजीशन पे जो आपका कोबाल्ट है ना, इसके साथ आ जाएगा बच्चों आपका CN 6 टाइम्स, और दूसरे में जो आपका क्रोमियम है इसके साथ आ जाएगा आपका NH3 6 टाइम्स। ये है बच्चों आपका एग्जाम्पल, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ किसका? कोऑर्डिनेशन आइसोमर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर, ठीक है। तो मैं साइड हो जाता हूं, आप इसे नोट करिए फटाफट। नोटेड? नोटेड बच्चों? हो गया? हो गया? ओके। ठीक है, चले आगे चले। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो इफ यू वांट। अगर आपको चाहिए बच्चों तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको वीडियो स्लो लग रही है तो आप थोड़ी फास्ट करके देख सकते हो। डन है? मैं थोड़ा फास्ट ही जाऊंगा, बच्चे कंप्लेन करते हैं ना। ओके, कोई बात नहीं। सॉल्वेट आइसोमर, ठीक है। सॉल्वेट आइसोमर को एक और नाम है बच्चों, हाइड्रेट आइसोमर भी कहते हैं। ऐसे कंपाउंड्स जिसे हाइड्रेट आइसोमर भी कहा जाता है। क्या है इसके अंदर? देखिए क्या है इसके अंदर, बड़ा सिंपल चीज है बच्चों। इसके अंदर एक्चुअली में होता क्या है, इसके अंदर भी एक्सचेंज ही होता है, पर किसका एक्सचेंज होता है बच्चों? वाटर मॉलिक्यूल का, ठीक है। सो द आइसोमर्स या फिर दीज आइसोमर्स, अरे व्हाइट सिलेक्ट किया मैंने कलर, these isomers having water as a ligand, ठीक है। these isomers having the water as a ligand or as a free solvent, as a free solvent present in the complex, ठीक है, प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे यू कैन से, ऐसे आइसोमर्स को हम क्या कहेंगे? हाइड्रेट आइसोमर, या फिर इसी को हम कहेंगे सॉल्वेट आइसोमर। कुछ नहीं है बच्चों, बहुत ही आसान है। इसके अंदर भी एक्सचेंज ही होने वाला है, ठीक है। कुछ कंडीशंस में आप क्या करोगे? वाटर को एक्सचेंज करके बाहर लेकर आ जाओगे। कुछ कंडीशंस में आप क्या करोगे? वाटर को एक्सचेंज करके अंदर लेकर चले जाओगे। या फिर जो आयोनाइजेशन वाला, आयोनाइजेशन टेबल पे जो एलिगेंट्स प्रेजेंट है उसको आप लेकर अंदर चले जाओगे, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल है, रुको मुझे याद नहीं आ रहा है, बुक कहाँ गई मेरी? बुक 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 बुक, ओके ओके, हाँ ये सिंपल एग्जाम्पल है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बहुत ईजी है। मुझे याद नहीं आ रहा था, बस एक, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है।
ठीक है, कुछ भी नहीं है बच्चों, बहुत इजी एग्जांपल है, अगर आप एक पढ़ लोगे ना सब आपको याद हो जाएगा। क्या बोला मैंने आप लोग को, मैंने आपको बोला बच्चों दीज आइसोमर्स, ऐसे आइसोमर्स है बच्चों, ये ऐसे आइसोमर्स है विच हैव वाटर एज अ लिगेंड, यहां पे वाटर एज अ लिगेंड भी हो सकता है, या फिर ऐसे कंपाउंड जहां पे वाटर आपका फ्री सॉल्वेंट में भी हो सकता है। नाउ व्हाट इज मीन बाय फ्री सॉल्वेंट, व्हाट इज मीन बाय लिगेंड, सुनिए। अगर अगर मान लो ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है, तो अगर आपका वाटर इनसाइड, अगर आपका वाटर इसके अंदर प्रेजेंट है, मान लो अगर आपका वाटर इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर प्रेजेंट है, अगर आपका वाटर इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर प्रेजेंट है, तो मैं कहूंगा यहां पर वाटर आपका एज अ लिगेंड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बच्चों, आपका वाटर एज अ लिगेंड प्रेजेंट है। सही बात है, वाटर आपका एज अ लिगेंड प्रेजेंट है। पर वहीं अगर इस कोऑर्डिनेशन के बाहर यहां पर मान लो आपका वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, अगर यहां पर आपका वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर प्रेजेंट है, तो मैं क्या कहूंगा बच्चों, ये आपका फ्री, यू कैन से क्या है, फ्री सॉल्वेंट है। मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल अगर आपका बाहर प्रेजेंट है तो क्या होता है, कंपाउंड आपका मॉइस्ट होता है, आपका वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये आपका एज अ फ्री सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है आपके कंपाउंड में। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको इस फॉर्म में कंपाउंड दिया हुआ है तो यू कैन ट्राई टू मेक इन दिस फॉर्म, अगर आपको इस फॉर्म में कंपाउंड दिया हुआ है तो यू कैन ट्राई टू मेक इन दिस फॉर्म। समझ में आई बात, ठीक है। सो यही है बच्चों आपके टाइप ऑफ, यू कैन से आइसोमर्स। अब एग्जांपल देख ले, कोई बात नहीं, आ जाओ, याद नहीं आ रहा था एग्जांपल, अब याद आ गया। क्या है, फॉर एग्जांपल बच्चों मेरे पास है क्रोमियम, यहां पे है बच्चों H2O 6 टाइम्स और Cl3 3 टाइम्स। कुछ ऐसा लिगेंड है मेरे पास, फॉर एन एग्जांपल मेरे पास कुछ ऐसा लिगेंड है जहां पे आपका जो Cr है यानी क्रोमियम है, मेटल है, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, यहां पर आपका क्या जुड़ा हुआ बच्चों, वाटर जुड़ा हुआ है 6 टाइम्स और Cl3 जुड़ा हुआ है बाहर, Cl3 टाइम्स जुड़ा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे ये जो कंपाउंड है ना, इस कंपाउंड में योर वाटर इज प्रेजेंट एज अ लिगेंड, योर वाटर इज प्रेजेंट एज अ लिगेंड। सही बात है, और मैंने अभी बताया कि आपको दोनों में से किसी भी टाइप का कंपाउंड दिया जा सकता है। अगर आपको लिगेंड एज अ लिगेंड कंपाउंड दिया गया है, अगर आपको ऐसे कंपाउंड्स बोला गया है कि भैया यहां पे प्रेजेंट है और इसका क्या बताओ, सॉल्वेट आइसोमर बताओ या फिर हाइड्रेट आइसोमर बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिगेंड वाले वाटर मॉलिक्यूल को एज अ फ्री सॉल्वेंट वाला वाटर मॉलिक्यूल करना है, तो सिर्फ एक मॉलिक्यूल आपको अंदर से बाहर करना पड़ेगा। समझ रहे हो। और कितनी पॉसिबिलिटी देखो, क्या हो सकता है यहां पे, क्रोमियम, ठीक है, मान लो यहां पे कितने वाटर है बच्चों, 6 मॉलिक्यूल है, मैं यहां पे क्या करता हूं, एक मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देता हूं, तो 5 मॉलिक्यूल बचे, और बाहर से एक Cl को अंदर ले लेता हूं, तो यहां पे एक Cl आ गया, बचा क्या, यहां पे बचा बच्चों Cl2 और यहां पे बचा H2O। सही है, क्या मैंने एलिमेंट्स के नंबर चेंज किए, नहीं, जितना क्लोरीन यहां पे है उतना ही क्लोरीन यहां पे है, जितना H2O यहां है उतना ही H2O वहां है, जितना Cr यहां है उतना ही Cr वहां पे भी है। पर अगर आप देखो तो यहां पे लिंकेज चेंज हो गई है, अब यहां पे लिंकेज क्या हो चुकी है बच्चों, चेंज हो चुकी है, दैट्स व्हाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, आपके सॉल्वेट आइसोमर। इसका एक और पॉसिबिलिटी है बच्चों, मान लो आपका Cr H2O, एक H2O और बाहर निकाल दो, एक H2O और बाहर निकला तो यहां पे क्या होगा, 4, एक Cl और अंदर आ जाएगा Cl2 और बाहर क्या हो जाएगा बच्चों, Cl H2O 2 टाइम्स। ये भी पॉसिबिलिटी है, ऐसा भी कर सकते हो आप, Cr H2O एक और बाहर निकाल दो 3, यहाँ पे Cl3 3 और ये सॉरी ये वाला बनाना है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों आपका H2O 3 टाइम्स। ये भी पॉसिबिलिटी है, समझ रहे हो। तो एक ही जैसा कंपाउंड है, एक ही आपके कंपाउंड है, मतलब एक ही जैसा कंपाउंड है, सेम टाइप ऑफ यू कैन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, सबके अंदर सेम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, सबका मॉलिक्यूलर वेट सेम है, पर सबका लिंकेज अलग अलग है, सबके अंदर लिंकेज चेंज हो गया है। तो इस टाइप ऑफ आइसोमर्स को, इस टाइप ऑफ आइसोमर को देखा यहाँ पे, इस पूरे टाइप ऑफ आइसोमर को हम क्या कहेंगे बच्चों, सॉल्वेट आइसोमर या फिर हाइड्रेट आइसोमर। समझ में आई बात, ठीक है, समझ में आई बात, ठीक है, ओके, वेरी गुड। नोट कर ले, पानी पी लेता हूं मैं, नोट कर लो, साइड हो गया हूं मैं। ठीक है,
ओके चले आगे बढ़े, ये भी नोट कर लो, ये भी नोट कर लो। वायर छोटा हो गया, दिख रहा है कि नहीं? हाँ ओके, हो गया नोट। चले आगे, ओके चलो लेट्स मूव। एक छोटा सा टॉपिक और कवर करना है बच्चों हमें यहाँ पे, दैट इज नथिंग बट स्टेबिलिटी कांस्टेंट। इसे हम के कहते हैं, के, स्टेबिलिटी कांस्टेंट के। नाउ व्हाट इज मीन बाय स्टेबिलिटी कांस्टेंट? इसका एक छोटा सा डेफिनेशन है बच्चों, ये आपको आना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यू कैन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो और यू कैन से ऐसे लिख सकते हो कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंक्रीजेस विथ स्टेबिलिटी कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को हम k से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस कांस्टेंट को हम लोग k से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है बच्चों कि मान लो आपको एग्जाम, मैंने एक एग्जांपल लाया है, वैसे आपको एग्जाम में कोई एग्जांपल आएगा बच्चों, 3-4 आपको रिएक्शन दिए रहेंगे और उस रिएक्शन में k की वैल्यू दी रहेगी और आपसे पूछा जाएगा कि बच्चों, चलो बच्चों बताओ कि इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है, कौन से कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा स्टेबल है और कौन से कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल नहीं है। समझ रहे हो, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सो इन दिस सिचुएशन आपको क्या देखना है, k की वैल्यू देखनी है, जो आपको k का वैल्यू दिया हुआ है ना, उस k की वैल्यू देखनी है और जिस भी k का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, वो सबसे ज्यादा बच्चों क्या होगा, स्टेबल होगा। तो वही ये लाइन भी कहती है दैट स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इंक्रीजेस, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इंक्रीजेस विथ किसका, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये कह सकते हो आप, इसका मतलब ये कह सकते हो बच्चों आप कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स is directly proportional to k, is directly proportional to k. What is mean by this k? This k is nothing but stability constant। सही बात है, सही बात है। अच्छा, आप लोग ने 6th लेसन में जो केमिकल काइनेटिक्स वाला लेसन था वहां पे अपने रेट लॉ पढ़ा था, सेम उसके जैसा ही, कुछ भी नहीं है। देखो फॉर एग्जांपल, यहां पे एक एग्जांपल लेता हूं मैं बच्चों। फॉर एग्जांपल बच्चों, मेरे पास एक मेटल है, ठीक है, मेरे पास एक मेटल है, रुको अलग कलर से लिखते हैं। मेरे पास एक मेटल है बच्चों, जिस मेटल के पास कलर सिलेक्ट नहीं किया ना मैंने, हाँ ये मेटल है, अरे कलर ना अपने आप चेंज हो जाता है। दिस मेटल के ऊपर बच्चों मान लो कुछ प्लस आयंस है, ठीक है, मान लो n नंबर ऑफ प्लस आयंस है, ठीक है, n नंबर ऑफ प्लस आयंस है इस मेटल के पास, ठीक है। अगर मैं इसको रिएक्ट करता हूं n नंबर ऑफ लिगेंड से, जिनके पास क्या होता है बच्चों, माइनस आयन, जिनके पास क्या होता है, माइनस आयन, ठीक है। इस यहां पे n ही है ना, लेट मी चेक एक बार, इस पोजीशन पे क्या दिया हुआ है बच्चों, a प्लस दिया हुआ है, आई एम सो सॉरी। अच्छा, आपकी बुक ने नोटेशन अलग यूज किया है, मेरे पास बुक है वहां पे n सेम हो जाएगा ना, वही मैं सोचा, यहाँ पे 2 बार n हो जाएगा तो फिर लफड़ा हो जाएगा। तो मान लो यहाँ पे a प्लस है, ठीक है, मतलब कोई भी नंबर ऑफ पॉजिटिव आपका मेटल हो सकता है, और यहाँ पे n नंबर ऑफ आपका लिगेंड है, जो कि जिसके पास क्या है बच्चों, माइनस चार्ज है। जब ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं बच्चों, ये बनाते हैं मेटल, ठीक है, डब्बे में आएगा लिगेंड, सही बात है, डब्बे में आपका क्या आएगा, n नंबर ऑफ लिगेंड, और ऊपर चार्ज कैसे होगा बच्चों आपका, प्लस a माइनस n, मान लो यहाँ पे x, फॉर एग्जाम्पल दिस इज x नंबर ऑफ नेगेटिव है, तो यहाँ पे बच्चों आपको मान लो x हो गया, समझ लो, मान लो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, x हो गया, ठीक है, समझ में आया, ओके। तो k की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज मीन बाय k, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था रेट कांस्टेंट में क्या होता है, किसी भी रिएक्शन की कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सही बात है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इन तरीकों से आप k की वैल्यू फाइंड करोगे, पर एग्जाम में आपको k की वैल्यू फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि आपको ऑलरेडी k की वैल्यू दी जाएगी और आपको पूछा जाएगा कि बताओ किसकी, कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन ज्यादा अनस्टेबल है, समझ लो। तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू ये ऊपर लिखो और इन दोनों को यहाँ नीचे लिख दो,
ये तो आपको आता है ना, तो यहाँ पे आप रिएक्टेंट वाला लिख दो ऊपर, ये वाला ऊपर लिख दो m, इधर डाल दो बच्चों नीचे, दैट इज m a प्लस प्लस n l माइनस x। क्लियर है, यही आएगा, दिस इज द वैल्यू। बस यही एक छोटी सी चीज है बच्चों आपको सॉल्व करके दी हुई, जैसे हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में करते थे, सेम टू सेम वैसा ही है। स्क्रीनशॉट ले लो इफ यू वांट, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया, ले लिया बच्चों, ओके। ऐसा क्वेश्चन आएगा, देखो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है बच्चों, ध्यान से सुनेंगे, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मान लो 3 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, ये आपका Ag प्लस 2Cn गया तो ऐसा कुछ कंपाउंड बना, ऐसा कुछ कंपाउंड आपको दिया जाएगा, और यहाँ पे आपको K की वैल्यू दी गई रहेगी कि मान लो ये आपका K है, मान लो इसको मैंने ले लिया K1, इसको मैंने ले लिया K2, ये मैंने ले लिया K3, सही है, तो K1 की वैल्यू इतनी है, K2 की वैल्यू इतनी है, K3 की वैल्यू इतनी है, तो आप बताओ कि इसमें से K1 बड़ा है कि K2 बड़ा है कि K3 बड़ा है। तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं पता है, ज्यादातर बच्चे सिर्फ इसको देखते हैं, अरे ये तो 5.5 है, ये तो 5.0 है, तो ये बड़ा है, ज्यादातर बच्चे बेवकूफी करते हैं, पर ऐसा आप मत करो क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो, तो आप ये बेवकूफी नहीं करोगे, आप इस वैल्यू को भी नोट करोगे, आप इस वैल्यू को भी देखोगे, ये 10⁻33 है, ये 10⁻27 है, ये 10⁻18 है बच्चों, समझ में आई बात, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी, तो इस कंडीशन में आपका जो K3 है वो सबसे बड़ा होगा, देन आपका K2 होगा, एंड देन आपका क्या होगा बच्चों, K1। क्लियर है, देन आपका क्या होगा, K1। क्लियर है, समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। सो आई होप जितनी भी चीजें मैंने आपको आज पढ़ाई हैं, समझाई हैं, वो चीज आपको समझ में आई होगी। इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहां पे हम लोग शुरू करेंगे बच्चों बातें VBT की, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, ठीक है। VBT ऑलरेडी आप लोग ने शायद 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, जहां पे VBT हमको ये सिखाता था कि पाई बॉन्ड कैसे बनता है, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है। पर यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करेंगे, और कुछ रूल्स मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि हमें ना VBT का एक्सप्लेनेशन नहीं आता, कभी भी थ्योरी नहीं पूछी जाती यहाँ पे आपसे VBT के बारे में। यहाँ पे आपको एक कंपाउंड दिया जाता है, और उस कंपाउंड के VBT के बेसिस पे उस कंपाउंड के बहुत सारे वैल्यूज आपको फाइंड करने पड़ते हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर आपको फाइंड करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड करना पड़ेगा, फिर आपको बताना पड़ेगा कि उसके अंदर डायमैग्नेटिक है, कि वो जो कंपाउंड है वो डायमैग्नेटिक है या फिर पैरामैग्नेटिक है, हाई स्पिन है या फिर लो स्पिन है, तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स बच्चों वहां पे इंक्लूड होंगे। तो जो अगला लेक्चर होगा उसे ध्यान से देखेंगे, बहुत ज्यादा यू कैन से पेशेंस इन द सेंस फोकस से देखेंगे, बहुत चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत सारे रूल्स मैं आपको लिख के दूंगा कि पहले आपको ये फाइंड करना है, फिर ये फाइंड करना है, फिर ये फाइंड करना है, फिर इस चीजों से हमको ये समझ में आएगी, समझ रहे हो। अगर आपको ये रूल याद हो गए तो आप कोई भी एग्जांपल्स को आराम से सॉल्व कर सकते हो, समझ में आई बात, ठीक है। सो अगले वाले लेक्चर को ध्यान से देखेंगे, इस लेक्चर को बच्चों हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जरूर से बच्चों इस वीडियो को, वीडियो पसंद आई है तो सही बात है, ठीक है। और अगर नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो, लाइक कर दो हमारे वीडियो को। मैं मिलता हूं बच्चों आप लोगों से ऐसे ही एक और वीडियो में, जहां पे हम लोग और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना, एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।